Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the topic of financial instruments. First of all, we'll discuss what is a financial instrument. So it's basically any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. दो पार्टीज के दरमियान में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में एक पार्टी के पास एसेट्स जनरेट हो, फाइनेंशियल एसेट, और दूसरी पार्टी के पास एट द सेम टाइम एट द रिजल्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट विल जनरेट ईदर फाइनेंशियल लायबिलिटी और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, राइट? Now we'll discuss what is financial asset and what is financial liability. So financial asset is any asset that is maybe cash. Cash is a financial asset, or equity instrument of another entity. If we buy an equity instrument of any other entity, that is also a financial asset for us. It should be of another entity, right? Our equity is equity for us. Then a contractual right to receive cash or another financial asset फ्रॉम अनदर एंटिटी. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, किसी भी एग्रीमेंट के नतीजे में, किसी भी डील के नतीजे में अगर फेवरेबल कंडीशन ये है कि आपने फ्यूचर में उससे कैश रिसीव करना है या कैश के बदले में कोई और कैश के अलावा कोई और फाइनेंशियल एसेट रिसीव करना है, राइट? तो ये भी हमारा फाइनेंशियल एसेट है. और अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स with another entity under conditions that are potentially favorable. Favorable means हम जो फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज में उसको दे रहे हैं और बदले में उससे जो ले रहे हैं, वो जो फाइनेंशियल एसेट हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली उस फाइनेंशियल एसेट से ज़्यादा होगी जो हम बदले में उस एंटिटी को दे रहे हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट that will or may be settled in the entity's own equity instruments and is a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of the entity's own equity instruments, right? किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में अगर हम इसकी सेटलमेंट इस तरीके से करें कि हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को उसके बदले में दे सकें, हम सर्विसेज दे रहे हैं या हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके बदले में हम उनसे इक्विटी लेंगे सिवाय इसके बजाय इसके कि हम उनसे कैश दें. और अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड इज अ डेरिवेटिव दैट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाय द एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट for a fixed number of the entity's own equity instruments. This is just opposite to the previous point which we discussed. उसमें ये था कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसके बदले में दूसरी पार्टी के इक्विटी हम लेकर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं. और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी है, कोई सर्विसेज ली हैं, कोई बेनिफिट लिया है और उसके बदले में हम उसे कैश की बजाय अपना कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. नाउ इफ वी डिस्कस द फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इट मे बी डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. ऑब्वियसली ये कोई ऐसी चीज है जिसके नतीजे में हमें कुछ ना कुछ पे करना है, कुछ पेएबल हो गया है, लायबिलिटी है हम पर, कोई चीज हम पर ऑब्लिगेटरी है जो हमने पे करनी है. मे बी we need to deliver cash or another financial asset to another entity in result of a contract, right? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी चीज़ के बदले में हमें फ्यूचर में उन्हें कोई कैश डिलीवर करना है, सर्टेन अमाउंट विच विल डेफिनेटली बी डिसाइडेड इन द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट हमें उसके बदले में उन्हें देना है, या फिर हमें एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल. ये ऊपर जो हमने फाइनेंशियल एसेट में पॉइंट डिस्कस किया था कि हम फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करेंगे जिसके बदले में हम जो फाइनेंशियल एसेट लेंगे कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा अमाउंट का होगा जो एसेट हम उसको दे रहे हैं.
तो हमने कहा था फेवरेबल कंडीशन। इसी को अगर आप सोचें तो वो एसेट था। इसी को अगर आप सोचें अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी हम जो एसेट उसको दे रहे हैं फाइनेंशियल एसेट, उसकी वैल्यू ज्यादा है उसके बदले में जो हम ले रहे हैं उससे, तो इसका मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा तय पाया है तो फिर ये हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड in the entity's own equity instruments and is a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of the entity's own equity instruments। ये पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया, ये उसका रिवर्सल फॉर्म है, उसका नेगेटिव साइड आप कह लें। or a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments and is a derivative that will or may be settled other than by exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instrument। राइट, ये दो पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए थे। ऊपर में फाइनेंशियल एसेट्स में ये फेवरेबल फॉर्म में थे इसलिए फाइनेंशियल एसेट थे, अभी ये अनफेवरेबल फॉर्म में है तो हम कह रहे हैं ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। राइट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। तो इसमें IAS 32 है, IAS 39 है और IFRS 7 है। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हम तीन हिस्सों में डिवाइड करके कवर करेंगे, या इसके तीन एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। पहला एस्पेक्ट प्रेजेंटेशन का है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। सेकेंड पार्ट इज अबाउट इट्स रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, कब रिकग्नाइज करेंगे, मेजरमेंट कैसे होगी रिकग्निशन की। एंड फाइनली डिस्क्लोजर अबाउट आवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हम इनको डिस्क्लोज कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस सेक्शन में करेंगे, कैसे होगा, कब करना ज़रूरी है, कब नहीं है, कब मटेरियलिटी को हमने कंसिडर करना है, कब नहीं करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो प्रेजेंटेशन के बारे में हमारा IAS 32 हमें गाइड करेगा, IAS 39 will guide us on financial instruments recognition and measurement, and IFRS 7 is about its disclosure. So we'll be discussing its presentation, recognition and measurement and disclosures as per the clauses given in IAS 32, IAS 39 and IFRS 7.